बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। भाभी ने बिल्लियां पाली हुई थीं। बिल्लियां देखते ही मैं तो खौफ से कमरे में छुप जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। भाभी तो सारा दिन उनके साथ खेलती रहती, कभी उन्हें खाना खिला रही होती और कभी उनके बर्तनों में दूध डाल रही होती। अम्मा को भी बिल्लियां अच्छी नहीं लगती थीं, इसलिए अक्सर भाभी पर गुस्सा करती रहती कि इन्हें घर से बाहर ही खाना डाल दिया करो, घर के अंदर मत आने दिया करो। शुरू शुरू में तो भाभी अम्मा की बात मान लेती थी, लेकिन अब अगर अम्मा कुछ कहती तो भाभी को गुस्सा आ जाता था। इसलिए अम्मा ने कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। बचपन में भाई ने एक बार घर की हिफाजत के ख्याल से छोटा सा कुत्ता लाया था। देखने में वो कुत्ता बहुत प्यारा था, लेकिन मैं तो उसे देखते ही चीखने लगती और अम्मा से कहती कि मुझे बचा ले। मेरी हरकतों से तंग आकर अम्मा ने कुत्ते को घर रखने से इनकार कर दिया था। ना चाहते हुए भी भाई ने वो कुत्ता अपने एक दोस्त को दे दिया। अक्सर मुझे बुज़दिल और डरपोक होने के ताने भी दिया करते थे। मैं वो ताने सुनना बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन किसी जानवर वगैरह को देखकर मुझे बहुत डर लगता था। हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अनीला भाभी को बिल्लियों से बहुत प्यार है और उन्होंने अपने वालिदैन के घर बिल्लियां पाली हुई हैं। अगर शादी से पहले मुझे इस बात का इल्म हो जाता तो मैं कभी भी भाई को अनीला भाभी से शादी ना करने देती, बल्कि अम्मी खुद ही इनकार कर देती। सहन में लगे हुए दरख्त के नीचे भाभी मुख्तलिफ बर्तनों में दूध डाल रही थी और बिल्लियां आराम से अपने अपने बर्तन में से पी रही थीं। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी मैं ये सारा मंजर देख रही थी। काश कि हमें ये पहले ही पता चल जाता कि हमारी भाभी तो बिल्लियों की दीवानी है, इंसानों से भी ज्यादा इन बेजुबान जानवरों से प्यार करती है, तो हम कुछ सोच लेते, अपने फैसले पर नजरसानी करते। खिड़की में से भाभी को देखते हुए मैं दिल ही दिल में सोच रही थी। मुख्तलिफ रंगों की बिल्लियां जब घर में इधर उधर घूम रही होती तो मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती। भाई ने भी अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि इस छोटे से घर में बिल्लियां रखने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में भाभी ने अपने शौहर की भी कोई बात ना सुनी, बल्कि छत पर ही उनके रहने का इंतजाम कर दिया। अगर वो सिर्फ छत तक महदूद रहती फिर कोई मसला नहीं था। वो तो सारे घर में दनदनाती फिरती थी और मैं एक कमरे में कैद रहती। ऐसा नहीं था कि मुझे जानवरों से नफरत थी। मुझे जानवरों से नफरत नहीं थी, बल्कि मैं बहुत ज्यादा सफाई पसंद थी। मुझे जानवरों से कराहियत महसूस होती थी और उनसे डर भी लगता था। इसलिए मैं घर में किसी भी किस्म का कोई जानवर या परिंदा नहीं रखने देती थी। लेकिन अनीला भाभी ने तो मेरी किसी मजबूरी को खातिर में नहीं लाया था और घर में बिल्लियां पाल ली थी। अगर एक बिल्ली होती तो शायद मैं उसके साथ मानूस हो ही जाती। इतनी ज्यादा बिल्लियां देखकर तो मैं डर जाती थी। एक दो नहीं, बल्कि मेरा तो ख्याल था कि 10 से भी ज्यादा बिल्लियां होंगी। अम्मा ने बहुत बार भाई और भाभी को समझाया, लेकिन भाभी ने बिल्लियों के सिलसिले में मेरी कोई बात ना सुनी और ना ही मानी। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। भाभी सामने ही खड़ी थी। मैं तो अपने पालतू बिल्लियों के लिए खाना बना रही थी। अब थक गई हूँ तो तुम ऐसा करो कि जल्दी से रोटियां बना लो और साथ में सलाद भी बना लेना, अम्मा को भूख लगी होगी। मुस्कुराते हुए भाभी ने मुझे हुक्म दिया और वापस पलट गई। भाभी के इस हुक्म पर मुझे शदीद गुस्सा आया था, लेकिन मैं अपने गुस्से का इजहार नहीं करती थी, वरना वो बहुत जल्दी नाराज हो जाती और भाई से मेरी शिकायत भी लगाती थी, जिसकी वजह से अक्सर भाई मुझसे नाराज रहने लगे थे। भाई की नाराजगी को महसूस करते हुए अब मैंने भाभी को उनके हाल पर छोड़ दिया था। कभी किसी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं किया था। मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। किसी भी सूरत उनकी नाराजगी या गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गुस्से से तिलमिलाते हुए मैं किचन में आ गई और रोटियां बनाने लगी। अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि भाभी रोटियां नहीं बनाएंगी तो जब मैंने हांडी बनाई थी तो साथ ही रोटियां बना लेती और सलाद भी। जब से कॉलेज से छुट्टियां हुई थी, भाभी ने तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। सब काम ही मेरी जिम्मेदारी बन गए थे। खाना बनाने के बाद मैं एक ट्रे में रखकर अम्मा के कमरे में ले गई। भाभी अपने कमरे में थी। उन्हें भी खाने की दावत दी।
वरना वो ये शिकायत भी भाई को लगाती कि मैंने खाना बनाने के बाद उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया था। अनीला बेटी, ये घर तुम्हारा है, अपनी मर्जी से इसे संभालो। बेटियां तो माँ बाप के घर में मेहमान होती हैं। महानूर कल को अपने घर की हो जाएगी, फिर तुम ही ने सारा घर संभालना है। बेहतर है कि तुम घर के कामों में दिलचस्पी लिया करो। खाना खाने के दौरान अम्मा ने भाभी को इंतहाई नर्म लहजे से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई काम नहीं करती? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जब महानूर कॉलेज जाती थी तो सारे घर का काम मैं ही करती थी। अगर चंद दिन महानूर कर लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अनीला भाभी ने इंतहाई गुस्से से जवाब दिया, इसमें गुस्सा करने की या लड़ने की कोई बात नहीं है। मैं सुबह से देख रही हूँ तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अगर एक दो बार कमरे से बाहर आई हो तब भी सिर्फ अपनी पालतू बिल्लियों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए। घर के सारे काम महानूर ने किए हैं। भाभी के गुस्सा करने पर अम्मा ने तेजी से कहा। शायद अनीला भाभी के झूठ बोलने पर अम्मा को गुस्सा आ गया था। मेरे 1000 काम होते हैं, मैं हर वक्त अपने ससुराल वालों की जी हुजूरी नहीं कर सकती। अगर महानूर ने कोई काम किया है तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, अपनी माँ का और भाई का ही काम किया होगा, इसलिए इसका मुझ पर तो कोई एहसान नहीं। अम्मा के गुस्से की परवाह ना करते हुए भाभी ने इंतहाई तेज लहजे से कहा था, अम्मी आप क्यों भाभी से उलझ रही हैं? मुझे घर के काम काज करने से कोई तकलीफ नहीं होती। अगर ये कोई काम नहीं करना चाहती तो आप इन्हें मजबूर मत करें। भाभी का तल्ख और लापरवाह रवैया देखते हुए मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इस घर की बड़ी हूँ, अगर तुम गलती पर होगी तो मैं तुम्हें भी मना करूंगी। इसी तरह अनीला को भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मा ने हम दोनों की तरफ देखते हुए इंतहाई नर्म लहजे से कहा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप समझाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे अपने अच्छे और बुरे की अच्छी तरह से तमीज है, लिहाजा मुझे कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं। बदतमीज लहजे से कहते हुए भाभी पांव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा और मैं हैरत से भाभी को जाते हुए देख रही थी। उनका इंतहाई बदतमीज अंदाज देखकर तो मुझे शदीद गुस्सा आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा के साथ इस लहजे में भी बात की जा सकती है। आज शाम को जब भाई घर आएंगे तो मैं उन्हें खुद बताऊंगी कि वो भाभी को समझाएं, कम से कम तमीज से बात करना ही सिखा दें। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई गुस्से से कहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपने भाई को कुछ भी बताने की। मैं खुद उससे बात कर लूंगी और अच्छे तरीके से बात करूंगी, वो उसे समझा लेगा। मुझे मना करते हुए अम्मा ने कहा, इस बार वो खुद भाई से बात करना चाहती थी। हद ही हो गई थी, हर बात भाभी की मानी जाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें हमसे कोई न कोई शिकवा रहता था। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे और अम्मा दोनों को जानवरों और परिंदों से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनकी वजह से हम खामोश हैं, तो उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। वो उल्टा हमें ही बुरा भला कहती रहती। किचन में बर्तन रखते हुए मैं भाभी के रवैये के बारे में सोच रही थी। बर्तन समेटने के बाद जब मैं वापस मुड़ी तो एक बिल्ली किचन के दरवाजे के सामने खड़ी थी और बहुत गुस्से से मुझे देख रही थी। बिल्ली को देखकर तो मेरी जान फना होने लगी थी। या अल्लाह, अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? ये तो बिल्कुल रास्ते में बैठी है। दरवाजे के दरमियान में वो बैठी थी। मैं साइड से गुजर कर भी नहीं जा सकती थी। अब तुम यहाँ पर क्या करने आ गई हो? बाहर जाकर बैठो, अगर अम्मा ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगी। बिल्ली की तरफ देखते हुए मैंने गुस्से से कहा। मैं उसे दरवाजे के सामने से हटाना चाहती थी। मेरी किसी बात का तो उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अगर अनीला भाभी कोई भी बात कहती तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी पालतू बिल्लियां समझ जाती हैं। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की थी कि मुझे रास्ता दे, लेकिन उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आई थी। अम्मा, अम्मा प्लीज बाहर आएं, ये देखें, बिल्ली ने मेरा रास्ता बंद कर दिया है और मुझे रास्ता नहीं दे रही थी। खौफजदा लहजे से चीखते हुए मैंने अम्मा को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर अम्मा जल्दी से कमरे से बाहर निकली। मुझे उनके पाँव की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। बिल्ली दरवाजे के दरमियान में बैठी हुई है, अब क्या करूं? सामने से अम्मा को आते हुए देखकर मैंने बेबसी से कहा,
उसी वक्त मेरी निगाह दरवाजे पर पड़ी तो मैं हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि वहां पर बिल्ली तो मौजूद ही नहीं थी। एक पल में ही न जाने कहाँ चली गई। कहाँ है बिल्ली? मुझे तो नजर नहीं आ रही। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। मैं खौफ और बेयकीन निगाहों से किचन के दरवाजे को देख रही थी, जहां अभी चंद लम्हे पहले बिल्ली बैठी हुई थी। ये बिल्ली कहाँ चली गई? एक लम्हे में ही मेरी निगाहों के सामने से ओझल हो गई है। मैं उसे यहाँ से हटाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो तो जमकर बैठी थी। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने कहा, इधर उधर भाग गई होगी। बिल्ली है, कोई खेलने वाली बेजान गुड़िया तो नहीं जो एक ही जगह पर बैठी रहे। अम्मा ने सर हिलाते हुए कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा के कमरे में आकर मैंने उनके करीब ही बिस्तर पर लेट गई। मैं अभी तक खौफ की हालत में थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से क्या हुआ और वो बिल्ली कहाँ गायब हो गई। रात का खाना खाने के बाद अम्मा ने भाई को अपने कमरे में बुलाया। वो कोई जरूरी बात करना चाहती थी। अम्मा की बात सुनकर भाभी के चेहरे पर शदीद गुस्से के असरात नजर आने लगे थे, लेकिन भाई को दिखाने के लिए उन्होंने अम्मा की बात पर कोई तवज्जो न दी। वो ऐसे जाहिर करना चाहती थी कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन मैं उनके चेहरे की तरफ बहुत गौर से देख रही थी, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया था कि उन्हें शदीद गुस्सा आया है। भाई और अम्मा न जाने कमरे में क्या बातें कर रहे थे। मैं किचन साफ करने में मसरूफ हो गई थी। भाभी अपने कमरे में जाने के बजाय बाहर सहन में ही बैठी हुई थी। उनकी बिल्लियां सहन में लगे हुए दरख्त के नीचे सर झुकाए आराम से बैठी थीं। उस वक्त तो बिल्लियां अमूमन छत पर चली जाती थीं और भाभी ने उनके लिए जो छत पर छोटा सा कमरा बनाया था उसमें आराम कर रही होती थी। थोड़ी देर बाद भाई के गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई दी। वो भाभी को बुला रहे थे। एक गुस्से से नफरत भरी निगाह मुझ पर डालते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गई। अपना काम खत्म करके मैं भी कमरे में आ गई। भाई उस वक्त शदीद गुस्से में थे। अम्मा ने उनसे भाभी के रवैये की शिकायत लगाई थी। मैं ये नहीं चाहती कि तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में नाराज हो या एक दूसरे को बुरा भला कहो। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन अनीला को कुछ समझदार होने की जरूरत है। सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ। भाई और भाभी की तरफ देखते हुए अम्मा ने इंतहाई नरम लहजे से कहा, अम्मा ये समझदार है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इससे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसने आपसे बदतमीजी क्यों की। आप मेरी माँ जरूर हैं, लेकिन उम्र में अनीला से बहुत बड़ी है। अगर इसका आपसे कोई रिश्ता ना भी हो तो इसे एहतराम करना चाहिए। अनीला की तरफ देखते हुए भाई ने इंतहाई गुस्से से कहा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने आपसे कितनी बार दबे लफ्जों में कहा है। अब मैं साफ अल्फाज में आपसे कह रही हूँ कि आपकी अम्मी और बहन ये चाहती ही नहीं कि हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, इसलिए आपके कान भरती रहती हैं। अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय अम्मा की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए भाभी ने कहा। उनकी बात सुनकर मैं, अम्मा और भाई कुछ देर के लिए तो बिल्कुल खामोश हो गए थे, जैसे यकीन ही न आ रहा हो कि वो ऐसे भी कह सकती है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम अपने अंदर हमारे लिए इतना जहर रखती हो। भाभी की तरफ देखते हुए अम्मा ने इंतहाई दुखी लहजे से कहा, तुम इसे लेकर अपने कमरे में चले जाओ। मुझे तुमसे या तुम्हारी बीवी से कोई शिकायत नहीं। आज के बाद मैं तुम दोनों के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। भाई की तरफ देखते हुए अम्मा ने फैसला कुन लहजे से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है अम्मा कि मुझे आपके किसी मशवरे की जरूरत ना हो। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कोई काम आपके मशवरे के बगैर नहीं कर सकता। अपनी बीवी को नजरअंदाज करते हुए भाई ने मिन्नत भरे लहजे से अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे या तुम्हारी बीवी से कोई भी शिकायत नहीं। अब तुम अपने कमरे में चले जाओ। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे काम आती रहूंगी। तुमसे मुंह तो नहीं मोड़ सकती, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। जज्बात से आरी लहजे में अम्मा ने कहा और मसरूफ अंदाज से अपना बिस्तर झाड़ने लगी। तुम्हें अपने इस गलत रवैये की अम्मा से माफी मांगनी होगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया मेरी माँ या मेरी बहन मेरे लिए बुरा चाहती है। भाभी की तरफ देखते हुए भाई ने इंतहाई गुस्से से कहा और कमरे से बाहर चले गए। ये मत समझना कि मैं अपनी इस बेइज्जती पर खामोश होकर बैठ जाऊंगी और तुम दोनों अपनी जीत पर खुशी मनाती रहोगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार कर खामोशी से बैठ जाएं। मैं बदला लेकर रहती हूँ।
मुझे और अम्मा को देखते हुए भाभी ने इंतहाई गुस्से से कहा, अनीला तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? कौन सी जीत कैसी हार? यहाँ पर कौन सा मुकाबला हो रहा था? अम्मा ने अपना सर पीटते हुए भाभी से पूछा, बहुत जल्द वक्त आपको बता देगा कि आपने कितना गलत किया था। आप ये चाहती हैं ना कि मेरा शौहर मुझसे दूर हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा की आंखों में आंखें डालते हुए भाभी ने कहा और फिर तेजी से कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अजीब लड़की है, मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको कोई दिमागी मसला है। भाभी को जाते हुए देखकर अम्मा ने इंतहाई बेबसी से कहा, आप इनकी बातों को दिल पर मत लें, वो बहुत अजीब हो चुकी हैं। ऐसी तो ना थी। 1 साल होने वाला है इनकी शादी को। मुझे इनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन पिछले चंद महीनों से तो वो अपनी मर्जी और मतलब के बजाय बात तक नहीं करती थी। अम्मा के करीब बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए मैंने तसल्ली देने के अंदाज से कहा, मैंने उसे कभी किसी बात से रोका नहीं, हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी न जाने उसे हमसे क्या इख्तलाफ है। अम्मा इंतहाई दुखी लहजे से बोली। मैंने अम्मा को समझाया और तसल्ली दी, कुछ ही दिनों में भाभी का रवैया ठीक हो जाएगा। अम्मा बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। बहुत देर तक अम्मा का सर दबाती रही। मैं नहीं जानती थी कि भाभी अपनी बेइज्जती का बदला लेंगी और हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देंगी। सुबह मामूल के मुताबिक मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत हैरत हुई। किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। शायद भाभी किचन में नाश्ता बना रही हैं। दिल ही दिल में मैंने सोचा और किचन में आ गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक भाभी किचन में नाश्ता बना रही थी, लेकिन मेरी आहट को महसूस करते हुए भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। ये उनकी नाराजगी का इजहार था। वो मुझसे नाराज थी। आप क्यों उठ गईं? मैं नाश्ता बना देती। भाभी को मुखातिब करते हुए मैंने कहा, मैंने अपने लिए और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाया है, तुमने जिसके लिए बनाना है बना लो। इंतहाई रूखे लहजे से भाभी ने जवाब दिया और एक ट्रे में नाश्ता रखकर कमरे में ले गई। मुझे भाभी के रवैये से बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं जानती थी कि वो शदीद गुस्से में है और नाराज है। उम्मीद थी कि वो जल्द नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा था मुझे इसका इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो अम्मा को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाती। अभी भाभी को नाश्ता कमरे में लेकर गई हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि भाई कमरे से बाहर निकले और मुझे जल्दी से नाश्ता लगाने के लिए कहा। मैं भाई से ये पूछना चाहती थी कि अभी तो भाभी ने नाश्ता बनाया है और कमरे में लेकर गई हैं, लेकिन भाई का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कुछ भी न पूछा और जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। अम्मा भी कमरे से बाहर आ गई थी। मैंने अम्मा और भाई के सामने नाश्ता रखा। खिलाफे मामूल भाई आज बहुत खामोश थे। अम्मा ने भी ज्यादा बात ना की। वो जानती थी कि भाई गुस्से में है। नाश्ता करने के बाद भाई चले गए तो भाभी इंतहाई गुस्से में कमरे से बाहर निकली। मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। हमारे करीब रुकते हुए इंतहाई अजनबी लहजे से भाभी ने कहा और अम्मा का कोई जवाब सुने बगैर ही आगे बढ़ गईं। एक लंबा सांस खारिज करते हुए अम्मा ने आंखें बंद कर ली थी। भाभी के रवैये से उन्हें शदीद तकलीफ हो रही थी। वो हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा और बहू आपस में लड़ते झगड़ते रहें। आज के बाद अनीला कुछ भी कहते, इसका जिक्र नदीम से नहीं करना। वो बहुत उलझ गया है। इस बात का तो अंदाजा मुझे हो गया है कि अनीला बहुत जिद्दी और खुदसर है। अपने सामने अपने शौहर को भी कुछ नहीं समझती। हमें ही एहतियात करनी होगी। मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने इंतहाई बेबसी से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज के बाद हम कोशिश करेंगी कि भाभी को हमसे कोई शिकायत ना हो। वो अगर बुरा भला कह दें तो नजरअंदाज कर देंगे। अम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने कहा। मैं घर के काम काज में मसरूफ हो गई। अम्मा बरामदे में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। एक और बात हैरत अंगेज थी कि आज अभी तक बिल्लियां छत से नीचे नहीं आई थीं, वरना सुबह उठते ही सबसे पहले बिल्लियां ही देखने को मिला करती थी। शायद भाभी ने उन्हें छत पर ही खाना खिला दिया हो। काम करने के दौरान मैं बिल्लियों के बारे में सोचती रही। अचानक ही अम्मा की आवाज मुझे सुनाई दी तो सब काम छोड़कर मैं जल्दी से अम्मा के करीब आ गई। अम्मा दोनों हाथों से सर थामे आंखें बंद किए बैठी थी। चेहरे पर इंतहाई तकलीफ के असरात थे। न जाने अचानक ही मेरे सर को क्या हो गया है। शदीद दर्द होने लगा है।
ऐसा महसूस हो रहा है कि सर दर्द से फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इंतहाई तकलीफ दे लहजे से अम्मा ने कहा। आगे बढ़कर मैं जल्दी से अम्मा के करीब बैठ गई और उनका सर दबाने लगी। बहुत तकलीफ हो रही है, सर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तकलीफ बर्दाश्त करते हुए वो रोने लग गई। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो। इंतहाई फिक्रमंदाना लहजे से अम्मा को तसल्ली देते हुए मैंने कहा। मैं दिल ही दिल में कुरानी आयात पढ़कर अम्मा के सर पर दम करने लगी। मुझे कमरे में ले जाओ, यहाँ मुझे गर्मी लग रही है। मेरा हाथ थाम कर अम्मा ने कहा। सहारा देकर मैं उन्हें कमरे में ले आई। ऐसा न हो कि मेरा सर दर्द से फट जाए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। किसी वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत जोर से मेरे सर पर हथौड़े मार रहा है। तुम ऐसा करो, जल्दी से फोन करके नदीम को बुला लो, वो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। अम्मा ने कहा। मैं जल्दी से फोन की तरफ बढ़ी। कमरे में सिग्नल नहीं आते थे, इसलिए फोन उठाकर बाहर सहन में आ गई। मैं सीढ़ियों के करीब खड़ी भाई से बात कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे करीब से कोई गुजर कर गया है, लेकिन कोई दिखाई न दिया। भाई को अम्मा की सेहत के बारे में बताने के बाद मैंने फोन बंद किया और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। इससे पहले मुझे सीढ़ियों पर कोई बिल्ली दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब सारी बिल्लियां ही सीढ़ियों के रास्ते छत पर जा रही थी। न जाने ये बिल्लियां कहाँ पर गई हुई थीं, जो इस वक्त वापस आ रही हैं। बिल्लियों को छत पर जाते हुए देखकर मैंने हैरत से सोचा। फिक्र और परेशानी में मैंने ये नहीं देखा था कि आज बिल्लियां तादाद से कुछ कम हैं। जब मैं बरामदे तक पहुंची तो ये देखकर खौफ से मेरी चीख निकल गई कि बरामदे में 3 बिल्लियां मुर्दा हालत में पड़ी हुई थीं। उन्हें देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। अचानक ही ये बिल्लियां न जाने कहां से आ गईं। मरी हुई बिल्लियों को देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उस लम्हे मैं ये भी भूल गई कि इन बिल्लियों के मर जाने का इल्जाम भी अनीला भाभी ने मेरे और अम्मा के सर पर डालना था। मैं चाहती थी कि इन मरी हुई बिल्लियों को उठाकर घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। कनखियों से बिल्लियों की लाशों की तरफ देखते हुए मैं कमरे में आ गई। कमरे का दिल दहला देने वाला मंजर देखकर तो मेरी हालत गैर हो गई थी। अम्मा बिस्तर पर लहू लहान पड़ी थी। उनके बिस्तर से खून बहकर फर्श पर फैल रहा था। चेहरा शदीद जख्मी था और उन जख्मों से भी खून बह रहा था। छत को देखती हुई अम्मा की बेजान आंखें बेहिस्सो हरकत दिखाई दे रही थीं। अम्मा की ये हालत देखकर मैं खुद पर काबू ना रख सकी। शदीद गम और खौफ से चीखने लगी। मेरी चीखों की आवाज़ें सुनकर आसपास की खवातीन भागती हुई आ गईं और अम्मा की लाश देखकर हर कोई हैरत ज़दा रह गया था। मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून ने अम्मा की खुली हुई बेजान आंखों पर हाथ रखा तो वो बंद हो गई। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरी माँ मर गई है। चंद लम्हे पहले तो मैं उन्हें बिल्कुल सही सलामत छोड़कर कमरे से बाहर निकली थी। जब वापस आई तो वो जिंदा नहीं थी। मेरे लिए इस हकीकत को कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिस वक्त नदीम भाई घर में दाखिल हुए, मोहल्ले की खवातीन को देखकर हैरत ज़दा रह गए। मेरी तरह उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी जल्दी अम्मा हमें छोड़कर जा सकती हैं। सबसे हैरत अंगेज तो अम्मा की मौत थी। न जाने ये सब कैसे हुआ था। मेरा दिमाग तो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं था। अनीला भाभी को भी अम्मा की मौत की इत्तला दे दी गई थी, तो वो रोती पीटती घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी और अम्मा की लाश से लिपटकर रोने लगी। मोहल्ले की खवातीन ने मुर्दा बिल्लियों को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था। अम्मा की मौत को कबूल करने को दिल नहीं मान रहा था। शाम से पहले ही अम्मा को दफना दिया गया। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। बार बार बेहोश हो जाती। नदीम भाई की हालत भी मुझसे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे बार बार अपने सीने से लगाते तसल्ली देने की कोशिश करते। उनकी अपनी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। एक लम्हे के लिए भी आंखें खुश्क नहीं हो रही थी। हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि अम्मा के बगैर भी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अनीला भाभी भी बार बार मुझे गले से लगाती और तसल्ली देती। चंद दिन तक घर में ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। मैं अपनी होश में कहाँ थी, इसलिए मुझे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। अनीला भाभी ही सब मेहमानों को देखती रही।
ندیم بھائی مجھے زبردستی کھانا کھلاتے تو میں چند نوالے کھا لیتی۔ بھائی نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن میں ابھی تک اس واقعے سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ اماں کے زخمی اور ناخنوں کے نشان سے ادھڑا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ خالہ اور ماموں اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تھے۔ ندیم بھائی نے بھی دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ اب میں اور انیلا بھابی سارا دن گھر میں ہوتی تھی۔ بعض اوقات محلے کی کوئی خاتون یا کوئی رشتہ دار تعزیت کے لیے آ جاتے۔ میں نے لوگوں سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اماں کے کمرے میں تنہا بیٹھی رہتی۔ بھابی نے مجھے کبھی مخاطب کیا تھا اور نہ ہی کبھی کچھ کھانے کے لیے دیا تھا۔ ندیم بھائی میرا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صبر دے دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی صبر آ گیا تھا۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے گھر کے کام کاج شروع کر دیے۔ اب تو انیلا بھابی آزاد ہو چکی تھی، انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ وہ بلیاں جنہیں اماں برآمدے تک نہیں آنے دیتی تھیں، اب گھر میں آزاد گھوم رہی ہوتی۔ مجھے اماں کی وہ گفتگو یاد تھی جو مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہم دونوں کے درمیان میں ہوئی تھی۔ اماں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم انیلا بھابی یا بھائی کے کسی معاملے میں بھی نہیں بولیں گے۔ اس لیے میں نے بھابی کو کچھ نہ کہا تھا کہ بلیاں سارا دن کمروں کے اندر گھومتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ کچن میں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ بھابی کو کچھ کہنے کا مطلب تھا کہ انہیں ناراض کر دینا، اس لیے انہیں کچھ بھی کہنے کے بجائے میں نے کچن کا دروازہ بند رکھنا شروع کر دیا اور سارا دن اماں کے کمرے میں پڑی رہتی۔ بھائی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ انیلا بھابی نے گھر کے تمام کام میرے سپورٹ کر دیے۔ اب وہ اپنا وقت زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ جب انیلا بھابی اپنے کمرے میں ہوتی تو ان کی بلیاں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہتی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا کہ بلیاں کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں۔ میں صفائی کے معاملے میں بہت حساس تھی، شاید اسی لیے مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ بھائی نے مجھ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ صبح آفس جانے سے پہلے بھائی مجھ سے ضرور ملا کرتے تھے اور پھر شام کو بھی میرے ساتھ کھانا کھاتے اور دیر تک بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اور کھانا بھی انیلا بھابی کے ساتھ کمرے میں کھایا کرتے تھے۔ اکیلے کھانا کھاتے ہوئے مجھے اماں کی یاد شدت سے ستانے لگتی، یہاں تک کہ میں کھانا بھول کر رونا شروع کر دیتی۔ میں خود بھائی کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کی کوشش کرتی، تب بھی بھائی بہت خاموش رہتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی سے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں، شاید وہ بھابی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ ماموں اور مومانی ہمارے گھر آئے تو انہیں دیکھ کر ایک بار پھر اماں کی یاد تازہ ہو گئی اور میں ماموں کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ ماموں کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے تھے۔ مومانی نے مجھے تسلی دی اور میرے آنسو پونچھے۔ آج چھٹی کا دن تھا اور بھائی گھر پر تھے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ماموں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عرفان کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ماموں بھائی سے باتیں کرتے لیکن جواب بھابی دیتی تھی۔ بھائی تو بہت خاموش تھے۔ بھائی کی حالت دیکھ کر ماموں اور مومانی بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ جب سے اماں اس دنیا سے گئی ہیں، ندیم بہت خاموش رہنے لگے ہیں۔ حالانکہ میں انہیں بہت سمجھاتی ہوں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، زندہ تو رہنا پڑتا ہے، لیکن ان کی اداسی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ماموں اور مومانی کی طرف دیکھتے ہوئے بھابی نے انتہائی فکر مندی سے کہا، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد بھائی نے خود کو سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ میرا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بھائی بہت خاموش رہنے لگے تھے اور تنہا رہنے لگے تھے۔ ماموں بھائی کو سمجھانے لگے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ماموں کی طرف دیکھنے کے بجائے بھائی زمین پر دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ندیم کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، اس نے اپنی ماں کی موت کا بہت زیادہ صدمہ لیا ہے۔ بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے ماموں نے انتہائی فکر مندی سے کہا، میں ان کو میڈیسن کھلا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھابی نے جلدی سے جواب دیا، ہمیں کچھ عرصہ سوچنے کا موقع دیں، ہم پھر آپ کو جواب دیں گے۔ ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے بھابی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جتنا عرصہ مرضی لگا لو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہن کے گھر سے خالی ہاتھ نہ لوٹوں، میری خواہش کا احترام ضرور کرنا۔ انتہائی پیار بھرے لہجے سے ماموں نے کہا۔
जब तक मामू और मोमानी हमारे घर में मौजूद रहे, भाई और भाभी उनके पास बैठे रहे। उनके जाते ही वो दोनों अपने कमरे में चले गए। अब मैं एक बार फिर तन्हा हो चुकी थी। मामू और मोमानी के आने से घर में कितनी रौनक हो गई थी। घर की तन्हाई को महसूस करते हुए मैंने दिल ही दिल में सोचा। भाई सुबह ऑफिस जा रहे थे जब मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा और दरवाजे से बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए काम काज करने के बजाय कमरे में वापस आकर लेट गई। ऐसा लग रहा था कि हमारे कमरे से बाहर कोई बातें कर रहा है। बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक तो मैंने इसे अपना वहम समझकर झुठलाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी, क्योंकि बातों की आवाज मुसलसल आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली, इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई दिखाई न दिया। जिस तरफ से आवाज आ रही थी मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज भाभी के कमरे से आ रही है। भाभी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सुनने की कोशिश करने लगी तो मुझ पर ये इंकशाफ हुआ कि भाभी कमरे में अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मुझे मर्दाना आवाज सुनाई दे रही थी। ये सोचकर ही कि भाभी के साथ कमरे में इस वक्त कोई अजनबी मर्द मौजूद है, मेरी तो आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। जल्दी से कमरे में वापस आ गई और कमरे के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी ऐसा भी कर सकती हैं। शायद यही वजह थी कि भाई बहुत खामोश और उदास रहने लगे थे। मैंने सोच लिया था कि भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से एक बार फिर उन दोनों मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा हो। उन्हीं दिनों मामू के सबसे बड़े बेटे अहमद भाई हमारे घर आ गए। वो अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में आए थे। वो किसी होटल में रिहाइश इख्तियार करते, लेकिन मेरे इसरार पर हमारे घर में रुक गए। वो सुबह घर से जाते और शाम को वापस आते। कभी सुबह नाश्ता करते और कभी नाश्ता किए बगैर ही चले जाते। वो सिर्फ 15 दिन के लिए आए थे। उन्हें अपना काम जल्द से जल्द मुकम्मल करना था। नदीम भाई की हालत देखकर वो भी परेशान हो गए। मैंने उन्हें भाभी के बारे में बताया तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे इसरार पर उन्होंने खुद ही ये सब देखने का फैसला कर लिया, क्योंकि अक्सर भाभी के कमरे से बातों की आवाजें सुनाई देती थीं और ऐसा लगता था कि एक दो नहीं बल्कि ज्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। कुछ रोज से नदीम भाई अपने कमरे में सोने के बजाय बरामदे में सो रहे थे या किसी दूसरे कमरे में सो जाते। अहमद भाई ने भी नदीम भाई को अपने कमरे से बाहर सोते हुए देखा तो हैरान हुए, लेकिन उनसे पूछा कुछ भी नहीं था। अनीला भाभी और अहमद भाई का आमना सामना बहुत कम होता था, क्योंकि भाभी अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारती थी, लेकिन जब भी अहमद भाई से मिलती बहुत प्यार मोहब्बत और शफकत से मिलती। अहमद भाई ने अनीला भाभी के मामलात पर तवज्जो देना शुरू की तो वो बहुत हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि अनीला भाभी जो दिखाई देती थी वैसी हरगिज नहीं थी। अक्सर ख़वातीन उनसे मिलने के लिए घर आती रहती। मैंने तो उन ख़वातीन पर कभी तवज्जो नहीं दी थी। यही सोचा करती थी कि भाभी के रिश्तेदार होंगी, जबकि अहमद भाई का ख्याल मुझसे मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि भाभी से मिलने आने वाली सब ख़वातीन उनकी रिश्तेदार नहीं होती, बल्कि वो किसी ख़ास मकसद के लिए आती हैं। उनका क्या मकसद था इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई थी। अहमद भाई ने भाभी पर गहरी नज़र रखना शुरू कर दी थी। अक्सर रात में उठकर भाभी के कमरे में झांकते या आसपास रहते ताकि जान सकें कि कमरे में कौन है, क्योंकि कभी किसी शख्स को घर के दरवाजे से दाखिल होते नहीं देखा था। एक रोज आधी रात के वक्त अहमद भाई अपने कमरे में जाग रहे थे जब उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। कमरे से बाहर निकलने के बजाय वो खिड़की से झांककर देखने लगे। वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि भाभी रात के इस पहर घर से बाहर जा रही थीं और वो अकेली नहीं थीं, बल्कि उनकी पालतू बिल्लियां भी उनके साथ जा रही थीं। ये मंजर देखकर अहमद भाई बहुत हैरान हुए। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी हैरत ज़दा रह गई। आधी रात के वक्त बिल्लियां तो छत के ऊपर अपने कमरे में होती हैं। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भाभी क्या कर रही हैं। मैंने दिल में ठान ली थी कि भाभी के बारे में सब हकीकत जानकर रहूंगी कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, इससे इनका क्या मकसद है। रात का पिछला पहर था। आज अहमद भाई घर वापस नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था कि उन्हें ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आएंगे।
ان کی غیر موجودگی میں مجھے بہت ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ احمد بھائی بچپن سے ہی بہت نرم دل اور مہربان انسان تھے، ہمیشہ ہم سے بہت پیار کرتے اور محبت سے ملتے تھے۔ میں اور ندیم بھائی ماموں کے گھر اس لیے جایا کرتے تھے کہ احمد بھائی ہمیں کھلونے لا کر دیتے اور کھانے کی مزے کی چیزیں بھی کھلایا کرتے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی شروع سے ہی احمد بھائی سے بہت مانوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انہیں ہوٹل میں رہنے نہیں دیا تھا، بلکہ اصرار کر کے اپنے گھر میں روک لیا تھا۔ آج جب وہ گھر پر موجود نہیں تھے تو میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو ندیم بھائی برآمدے میں آڑے ترچھے لیٹے ہوئے تھے، ان کے سر کے نیچے تکیہ رکھا اور چادر ڈال دی۔ انہیں ایسے سوئے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہی نہ ہو، بس اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھتے رہتے۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اچانک ہی کسی کے کہکہا لگانے کی آواز سنائی تھی۔ ایک اجنبی مردانہ آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے بند دروازے کے قریب آ گئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کے اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب تم سب جاؤ، آج کی محفل کا وقت ختم ہونے والا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ ابھی تو محفل اپنے عروج پر پہنچی ہے، باتیں کرنے کا مزہ آ رہا ہے۔ ہم نے جو کامیابی کل حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد محفل سجانی ہے، اس پر آج ہی کچھ دیر خوش ہو لیتے ہیں۔ پرجوش لہجے سے اجنبی آواز سنائی تھی۔ ہر طرف کہکہے سنائی دینے لگے تھے۔ سب خوش ہو رہے تھے۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آتے ہیں، ان کا بھابھی کے ساتھ کیا تعلق تھا اور یہ کس خوشی کی بات کر رہے تھے۔ بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگی، کل میرا ایک اور دشمن میرے راستے سے ہٹ جائے گا، اس لیے آج میں بہت خوش ہوں۔ تم سب جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنی کامیابی کے بعد تم سب کو ایک بہترین دعوت دوں گی جس میں بہت اچھا کھانا ہوگا، تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ بھابھی نے پرجوش لہجے سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کل کا بے چینی سے انتظار ہے۔ کل رات احمد کی زندگی کی آخری رات ہوگی، اسے اس بات کی سزا ضرور ملے گی کہ وہ خواہ مخواہ کسی کے معاملات زندگی میں کیوں مداخلت کر رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر کے کہ وہ احمد بھائی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ انیلا بھابھی کو احمد بھائی کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ تو انہیں راستے سے ہٹانے کی باتیں کر رہی تھی۔ میں ہرگز نہیں جانتی تھی کہ انہیں احمد بھائی کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ میں نے کبھی اپنے دشمن کو زیادہ موقع نہیں دیا، اسی لیے اپنی ساس کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا تاکہ میں اپنا مقصد حاصل کر سکوں، لیکن وہ تو میرے راستے کی رکاوٹ ہی بن گئی تھی، اس لیے اسے جان سے مارنا پڑا۔ نفرت سے بھری ہوئی بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کو مارنے والی کوئی اور نہیں انیلا بھابھی تھی۔ یہ جان کر اپنے پیروں پر کھڑا رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اس بند دروازے کا سہارا لیا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھابھی کا گلا دبا دوں اور اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے لوں۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سب کے سامنے اتنا اچھا دکھائی دینے والی عورت کسی کو قتل بھی کر سکتی ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک کرسی پر بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں اور زمین پر ان کے سامنے 7 جوان لڑکے بیٹھے دکھائی دیے۔ کہنے کو تو وہ انسان لڑکے تھے، لیکن انسانوں سے بہت مختلف تھے۔ دراز قد، دبلے پتلے اور خوفناک اشکال والے لڑکے میری طرف متوجہ ہوئے۔ اچانک سے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بھابھی بھی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم اندر کیوں آئی ہو اور اس وقت تم جاگ کیوں رہی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے بھابھی نے غصے سے پوچھا۔ اگر میں اس وقت جاگ نہ رہی ہوتی تو پھر یہ کیسے پتا چلتا کہ میری ماں کو قتل کرنے والی کوئی اور نہیں آپ ہیں؟ خونخوار نگاہوں سے انیلا بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا، اچھا تو تم نے ہماری باتیں سن لی۔ ہم تو اپنی خوشیوں میں اتنے مصروف تھے کہ اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ تم دروازے سے باہر کھڑی ہو۔ انتہائی لاپرواہ لہجے سے بھابھی نے جواب دیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم نے ایک جیتے جاگتے انسان کو قتل کیا ہے اور یہ دوسرے کو مار دینا چاہتی ہو۔ یہ جرم کرنے سے پہلے ہی میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔
गुस्से से बेकाबू होते हुए मैंने चीख कर कहा और तेजी से आगे बढ़कर अनिला भाभी का गला दबाने की कोशिश करने लगी। अरे जिन साधो, ऐसे बैठे हुए क्या देख रहे हो? उठो और इस पागल औरत को जान से मार दो। मैं इसे जान से मारना चाहती थी, लेकिन ये खुद ही मेरे रास्ते में आ गई है। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अनिला भाभी ने चीखते हुए कहा, लेकिन उनकी चीख का उन जिनसादों पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो सिर्फ मेरी तरफ मतवज्जो थे। बहुत गहरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मेरा हुक्म है कि इस लड़की को जान से मार दो। हैरत भरी नजरों से जिनसादों को देखते हुए भाभी ने हुक्म दिया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उठे और मेरी तरफ ही खोई खोई निगाहों से देखते रहे। ये हसीना तुमने कहाँ छुपा कर रखी थी? आज से पहले हमने इसे क्यों नहीं देखा? एक जिनसादे ने मेरी तरफ देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे से कहा, तुम सबका दिमाग तो अपने ठिकाने पर है ना? मैं सरदार से तुम सबकी शिकायत करूंगी। इसे खुश करने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं और उसके शागिर्द मेरे ही दुश्मन हो गए। अनिला भाभी ने धमकी देते हुए कहा, तुम ये खूबसूरत लड़की मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। एक जिनसादे ने प्यार भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसे देखकर खौफ के मारे मेरे पूरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो इंतहाई खौफनाक शक्ल सूरत का मालिक था। सांप जैसी शक्ल थी उसकी। उसे देखकर सबसे पहला ख्याल जहन में सांप का ही आता था। मैं उसे अब जिंदा नहीं देखना चाहती, इसे जान से मार दो। सांप जैसी शक्ल वाले जिनसादे को देखते हुए भाभी ने हुक्म देने वाले अंदाज से कहा, मैं इतनी प्यारी हसीना को जान से नहीं मार सकता। इसे हमेशा अपनी कैद में रखूंगा, अपना बना कर रखूंगा। तुम्हें इसकी जात से कोई तकलीफ नहीं होगी। सांप जैसी दो शाखा जुबान बाहर निकालते हुए जिनसादे ने कहा, तुम इसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकते। ये मुझे पसंद आई है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा और बहुत मोहब्बत से रखूंगा। इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा और इससे शादी कर लूंगा। एक और इंतहाई करीब सूरत जिनसादे ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये धोखा और नाइंसाफी है। ये जिनसादी मुझे पसंद आई है। पहली नजर में ही मैं इसे पसंद करने लगा था, लेकिन सरदार सनकी के डर से इस बात का कभी इजहार न किया। एक और खौफनाक शक्ल वाले जिनसादे ने मेरे करीब आकर कहा, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी सरदार सनकी को बुलाती हूँ, वो तुम्हें खुद ही ठीक कर लेगा। मैं इसे जान से मारने का हुक्म दे रही हूँ और तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ये जानते हो ना कि मैंने कितनी बार खाना खिलाया है, हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, और तुम हो कि मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो। अब तुम सबकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि सरदार सनकी तो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। धमकी देने वाले अंदाज से भाभी ने कहा। अचानक ही साथ के साथ जिनसादे हवा में तैरने लगे। उन्हें हवा में तैरते हुए देखकर अनिला भाभी चीखने लगी, तुम खुद जिंदा रहोगी तो सरदार को हमारे बारे में कुछ बता सकोगी। हमने तुम्हारे कहने पर हर गुनाह किया है। कभी किसी बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया और कभी किसी को ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि वो मौत मांगने लगे। ये सब गुनाह हम तुम्हारे कहने पर कर रहे थे और तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती, तो फिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? सांप जैसी शक्ल वाले शख्स ने हवा में तैरते हुए अनिला भाभी के सर पर मंडलाते हुए कहा। अब तो एक इंतहाई हैरत अंगेज और खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। अनिला भाभी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, जबकि एक जिनसादा अनिला भाभी को धक्का देता तो वो दीवार से जा टकराती, और वहां से दूसरा धक्का देता तो वो दूसरी दीवार से जा टकराती। वो जख्मी हो रही थी। उसकी चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि नदीम भाई अभी तक बरामदे में बेसुध पड़े थे। उसी वक्त घर में मामू और अहमद भाई दाखिल हुए। मुझे इस बात का हरगिज अंदाजा नहीं था कि अहमद भाई मामू को लेने के लिए आ गए हैं। कमरे का मंजर देखकर मामू ने ऊंची आवाज से कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। कुरान पाक की तिलावत करते हुए वो इस पानी का छिड़काव कमरे में करने लगे। अचानक ही हवा में तैरते हुए जिनसादों की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी, और फिर देखते ही देखते उनके जिस्मों में आग भड़क उठी और वो चीखें मारते हुए हमारी निगाहों के सामने से गायब हो गए। अनिला भाभी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी। उनका चेहरा खून आलूद हो चुका था। भाभी का खून आलूद चेहरा देखकर मुझे अम्मा का चेहरा याद आ गया था। गुनाहों की दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं होता।
हर कोई अपने मफाद के लिए साथ जुड़ा होता है। नदीम भाई अभी तक बेखबर सो रहे थे। मामू ने उन पर बोतल का पानी छिड़का। जब नदीम भाई को जगाया तो वो पहले से कुछ बेहतर हालत में थे। अहमद भाई ने मुझे बताया कि अब्बा ये पानी खसूसी तौर पर किसी रूहानी आमिल से दम करवा कर लाए थे। उस रूहानी आमिल ने अब्बा को बता दिया था कि ये सब करने वाली अनिला भाभी हैं। अच्छा हुआ हम पर वक्त पहुंच गए, वरना न जाने क्या हो जाता। अहमद भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया और उनके वालिदैन को इत्ला दे दी थी। अनिला भाभी का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। वो दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहती थी। हर काम अपनी मर्जी से करना और दूसरों पर हुक्म चलाना उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। अस्पताल में उनके जख्मों का इलाज कर दिया गया और फिर उन्हें एक पागल खाने में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत काबिल रहम हालत में थी। दूसरों को मारने और जख्मी करने की कोशिश में लगी रहती। ऐसी हालत में उन्हें घर में रखना मुमकिन नहीं था। नदीम भाई को भी भाभी ने अपने ज़ेरे असर किया था, जिसकी वजह से वो बेज़रर और बेखबर हो गए थे। कोई होश ना थी। रूहानी इलाज के बाद वो काफ़ी बेहतर हो गए थे। मामू हमें अपने घर ले गए थे। ये घर बेचकर भाई ने गांव में ही घर बना लिया। मेरी और इरफान की शादी के बाद मामू की बेटी सारा के साथ भाई की शादी हो गई थी। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन थे, लेकिन अम्मा का ख्याल और एहसास हर पल हमारे साथ रहता था, और कभी गलती से भी मैंने अनिला भाभी को याद नहीं किया था। मैं चाहती थी कि उनकी याद हमारे जहनों से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।